हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1 ए। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे। उन एक्ट्स में हमने देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम चार्टर एक्ट ऑफ 1600 टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आज हम एक स्टेप पीछे चलते हैं और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी आई थी। आज हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेम होती है 1600 में। लेकिन इंडिया का ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था। हम एंशियंट ट्रेड रूट जब देखते हैं तब आप इस मैप में देख पा रहे होगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट था वो अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए यूरोप के रोमन एम्पायर तक जाता था। रोमन एम्पायर यूरोप का सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। बाद में आगे चल के रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर, दूसरे पार्ट को ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते हैं। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये आप पूरा का पूरा बाइजेंटाइन एम्पायर का एक्सटेंट देख पा रहे होगे और ये बाइजेंटाइन एम्पायर उस टाइम का मोस्ट पावरफुल एम्पायर हुआ करता था और यूरोप के अंदर लॉन्गेस्ट पीरियड तक बाइजेंटाइन एम्पायर का रूल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये एम्पायर वीक होता गया और पूरा का पूरा एम्पायर सिकुड़ के कॉन्स्टेंटिनोपल तक सीमित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो किले की दीवारें थी वो इतनी मजबूत थी कि उनको कभी भी पार नहीं किया जा सकता था, ना ही उनको तोड़ा जा सकता था। और अपनी पूरी हिस्ट्री में इस किले की दीवारों को सिर्फ एक बार ही इन्वेड किया जा सका था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेडाइवल पीरियड में काफ़ी सारे और अलग अलग अम्पायर थे जो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे। उन्हीं में से एक अम्पायर आता है ओटोमन अम्पायर और ओटोमन अम्पायर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं। होता क्या है कि जो ओटोमन अम्पायर का रूलर होता है सुल्तान महमद टू, वो लगभग 50 दिन तक इस किले की घेरेबंदी कर लेता है और लास्ट में वो इस किले को जीत लेता है और इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज करके इस्तांबुल रख देते हैं और यहाँ से फिर स्टार्ट होती है ओटोमन अम्पायर के रूल की। अब ओटोमन एम्पायर एक टर्किश एम्पायर था जिसकी वजह से इस पूरे रूट के ऊपर ओटोमन एम्पायर की मोनोपोली हो गई और उन्होंने क्या किया कि यूरोप के ट्रेडिंग को ब्लॉक कर दिया और अगर उसको कंटिन्यू भी रखा तो भी वो उनसे बहुत हाई ड्यूटी चार्ज करते थे जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे और इंडिया के साथ होने वाले लुक्रेटिव ट्रेड का पूरा बेनिफिट ओटोमन एम्पायर को मिलने लग गया। ये है सुल्तान महमद टू, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था और ये आ जाता है आपका पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर। आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे उन्होंने पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन सी को अपने कब्जे में ले रखा है और जो अरेबियन पेनिनसुला से होके रेड सी से होकर नाइल रिवर के थ्रू जो एंशिएंट पीरियड में इंडिया का ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ, अब उस ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा कर लेता है ओटोमन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर उस टाइम पे मिडिल ईस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था। इस ओटोमन एम्पायर की वजह से अब यूरोपियन कंपनीज को यहाँ से लगने लग गया कि इस रूट के थ्रू उनका ट्रेड करना उतना उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है, इसलिए उन्होंने नए नए ट्रेड रूट एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए। इसी एक्सप्लोरेशन की वजह से इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को एज ऑफ डिस्कवरी या फिर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बोला जाता है। अब जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे दो कंट्रीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एक कंट्री है पुर्तगाल और दूसरा है स्पेन। इस एक्सप्लोरेशन को लीड किया पुर्तगीज ने इंडिया का रूट ढूंढने के लिए एक नीति अपनाई। उस नीति के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम अफ्रीका को सरकम नेविगेट कर लेते हैं तो हम किसी न किसी तरीके से इंडिया में पहुंच जाएंगे और इस तरह से जो एक्सप्लोरेशन मिशन स्टार्ट हुआ उसको सबसे पहले 1488 में लीड किया बार्थोलोमे डियास ने और वो अटलांटिक ओशियन से होते हुए अफ्रीका के साथ साथ आना स्टार्ट कर देते हैं और इसी जर्नी में वो पहले पहुंचते हैं केप वर्डे जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा है। उसके बाद में वो अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप पे पहुंचते हैं जिसको कि उन्होंने नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन बाद में इसी केप का नाम चेंज करके पुर्तगीज किंग जॉन टू ने केप ऑफ गुड होप रख दिया ताकि ये और जितने भी सेलर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके। तो इस तरीके से बार्थोलोमे डियाज ने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया
उसके बाद में 1498 में वास्को डी गामा एक नए एक्सप्लोरेशन मिशन को लीड करते हैं और वो केप ऑफ गुड होप तक आके उसके आगे अफ्रीका को सर्कम नेविगेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी जर्नी में वो पहुंचते हैं मालिंदी। अब ऐसा माना जाता है कि मालिंदी में एक गुजराती मर्चेंट था जिसका नाम था कांची मालाम और उसी ने ही वास्को डी गामा को मालिंदी से कालीकट लाने का काम किया। इस तरीके से वास्को डी गामा पहले यूरोपियन बन जाते हैं जिन्होंने सी रूट से इंडिया को एक्सप्लोर किया। उसके बाद आ जाता है दूसरा कंट्री जो स्पेन। अब स्पेन भी इस एक्सप्लोरेशन की होड़ में पीछे नहीं था। स्पेन के एक्सप्लोरेशन मिशन को जो लीड करता है 1492 में वो एक इटालियन सेलर होता है, उसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में यूरोप से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। उनको ये लगता है कि अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर नेविगेट करेंगे तो हम इंडिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ था उसमें अमेरिका कहीं पर भी नहीं था और उनको ये लगता था कि अर्थ राउंड शेप में है, हम यहाँ से अटलांटिक ओशन से होते हुए सीधा हम एशिया में पहुंच जाएंगे। 1492 में कैरिबियन आइलैंड पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचते ही क्योंकि वो वेस्टर्न डायरेक्शन में आए थे उन्होंने उस एरिया का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज और वहां पे जो ट्राइब उनको मिली उनका नाम उन्होंने रेड इंडियंस रख दिया। लेकिन बाद में एक दूसरा एक्सप्लोरेशन मिशन आता है जिसको लीड कर रहे होते हैं अमेरिगो वेस्पुची। उन्होंने 1497 में यहाँ पे आके देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंडिया का पार्ट नहीं है बल्कि ये तो पूरा का पूरा ही एक कॉन्टिनेंट है और उन्हीं के नाम पे बाद में चल के इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुची ने साउथ अमेरिका की खोज की थी। अब आता है स्पेनिश एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट। होता क्या है कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर होता है फर्डिनेंड मैगलेन, लेकिन ये स्पेनिश एक्सपेडिशन मिशन को लीड करते हैं और ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्पेन से 1519 में और अटलांटिक ओशन होते हुए ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं और फिर वहां से पैसिफिक ओशियन से होते हुए डिफेंस आइलैंड पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1521 में वहां पे एक बैटल होती है मार्कटान आइलैंड पे और उस बैटल में ये मारे जाते हैं, लेकिन इनके जो बचे कुछ मेंबर थे वो अपनी जान बचाकर वहां से वापस आते हैं और ऐसे करते हुए वो केप ऑफ गुड होप होते हुए स्पेन में पहुंचते हैं 1522। तो इस तरह से जिस एक्सप्लोरेशन मिशन को लीड किया था फर्डिनेंड मैगलेन ने वो पहला ग्रुप बन जाता है पूरे वर्ल्ड का सर्कम नेविगेट करने वाला। एक हिसाब से ये दुनिया का पहला इवेंट था जिसमें कि पूरी की पूरी अर्थ को सर्कम नेविगेट कर लिया जाता है। ये एज ऑफ डिस्कवरी के वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए स्टार्टिंग फ्रॉम 1488। इन 1488 Portuguese navigator Bartholomew Dias rounded the southern tip of Africa which he named Cape of Storms, but later it was renamed by King John II। सेकेंड इवेंट जो हमने पढ़ा था 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस reached on the coast of America and named it West Indies। Later it was named America after the name of Amerigo Vespucci। Next 1498 a Portuguese expedition commanded by Vasco da Gama reached Calicut, India by sailing around Africa, opening up trade with Asia। जो वास्को डी गामा जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। फिर आता है 1512। अब ये जो पुर्तगीज सेलर जो आते हैं वो इंडिया से होने के बाद अब वो और ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया और इंडोनेशिया को उस टाइम पे ईस्ट इंडीज का ही पार्ट मानते थे और वो आइलैंड्स स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस थे, इसलिए इनको स्पाइस आइलैंड भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने 1519 का फर्डिनेंड मैगलेन का सर्कम नेविगेशन देखा था। तो फर्डिनेंड मैगलेन फ्रॉम स्पेन इन हिज शिप Victoria circumnavigated the earth and then in the year 1543 Japan was discovered by Portuguese sailors। तो अब वो और ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते गए और उन्होंने 1543 में जापान को भी डिस्कवर कर लिया। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे यूरोप के दो कंट्रीज पुर्तगाल और स्पेन अपने एक्सपेडिशन मिशन में लग जाते हैं और नए नए लैंड्स की डिस्कवरी करते हैं। अब इसी जर्नी में इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है। इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड को सर्कम नेविगेट करने वाला सबसे पहला सेलर होता है फ्रांसिस ड्रेक, जिन्होंने 1577 से लेकर 1580 तक पूरे वर्ल्ड का सर्कम नेविगेट किया। अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारे स्पेनिश और पुर्तगीज जहाजों को लूटा और ऐसे ही एक पुर्तगीज जहाज को लूटते हुए 1580 में उनको उस पुर्तगीज जहाज से इंडिया का ट्रेड रूट मिल गया, यानी भारत आने का नक्शा उनको यहाँ पे मिल जाता है। अब वो 1580 में वापस इंग्लैंड जाते हैं और उस टाइम पे इंग्लैंड की क्वीन होती है क्वीन एलिजाबेथ वन और वो उनको नाइट की उपाधि देती हैं। अब उसके बाद में एक दूसरा इवेंट होता है इन द ईयर 1588। इस टाइम पे स्पेनिश किंग होते हैं किंग फिलिप टू, वो इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस टाइम पीरियड में स्पेनिश फ्लीट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लीट था,
या ऐसा कहें कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्सेस थी, जिनको कभी किसी ने हराया नहीं था। लेकिन 1588 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन स्पेनिश किंग फिलिप टू के जहाजी बेड़े को हरा देती है। तो इस तरीके से इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री के जैसे राइज करता है। अब एक नेक्स्ट इवेंट होता है इन द ईयर 1599। सर जॉन मिल्डन हॉल, जो कि इंग्लैंड की तरफ से एक मर्चेंट ग्रुप को लीड कर रहे थे, वो लैंड रूट से इंडिया में आए। इस तरीके से लैंड रूट से इंडिया आने वाले पहले ब्रिटिश मर्चेंट बने सर जॉन मिल्डन हॉल। वो 1603 में इंडिया के मुगल एम्परर अकबर से मिलते हैं और अकबर के कोर्ट में आने के बाद वो वहाँ की शान शौकत को देख के बहुत प्रभावित होते हैं और वहाँ से ये मर्चेंट ग्रुप वापस इंग्लैंड जाता है और महारानी एलिजाबेथ वन से इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए परमिशन लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वन 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर इशू करती हैं और उस चार्टर इशू के थ्रू एक कंपनी फॉर्म होती है और उस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, उसको पार्लियामेंट के दायरे से बाहर रखा जाता है और साथ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 15 साल तक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी फॉर्म होती है। और स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसके अंदर एक ग्रुप होता है जो उसके अंदर फंडिंग करते हैं, उनको बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। दूसरा जो उस कंपनी को डायरेक्शंस देते थे, उस ग्रुप का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का एक गवर्नर बनाया जाता है, एक डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है और साथ में 24 मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी फॉर्म होती है। 1600 में फॉर्म होने के बाद ये कंपनी पहली बार इंडिया के अंदर आती है इन द ईयर 1608। तो 1608 में जिस टाइम पे इंडिया में आती है, उस मिशन को लीड करता है कैप्टन विलियम हॉकिंस और जिस जहाज से वो आते हैं उस जहाज का नाम होता है हेक्टर। तो 1608 में आने के बाद 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस उस टाइम के मुगल एम्परर जहांगीर से मिलता है और उनसे सूरत के अंदर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन लेते हैं। जहांगीर उनको परमिशन ग्रांट तो कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे पुर्तगीज और अरेबियन मर्चेंट्स की मोनोपोली थी, उसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि 1498 से ही इंडिया के अंदर पुर्तगीज कंपनी ट्रेडिंग कर रही थी और सूरत के अंदर पुर्तगीज कंपनी की एक फैक्ट्री भी थी। तो इस तरीके से सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में ये नाकाम हो जाते हैं और यहाँ से ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं और आंध्रा के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर एक जगह है मसूलीपट्टनम। वहाँ पे 1611 में ये अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं और मसूलीपट्टनम में ही ये अपना हेडक्वार्टर भी एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे होने वाले ट्रेडिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करता था। अब सूरत के पोर्ट के ऊपर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट अपने जहाजी बेड़े रेड ड्रैगन से आता है, लेकिन यहाँ पे इस पोर्ट पे घुसने से पुर्तगीज जो नेवी है वो उसको रोक लेती है और उन दोनों के बीच में फिर एक बैटल होती है। उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ सवाली और उस बैटल में थॉमस बेस्ट पुर्तगीज नेवी को हरा देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगीज नेवी इंडिया में स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी और इंडिया के अंदर उसको हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। पुर्तगीज कंपनी ट्रेडिंग में अपनी मोनोपोली भी चला रही थी, जिसकी वजह से पुर्तगीज कंपनी के जो रिलेशन थे मुगल एम्परर जहांगीर के साथ में, वो भी अच्छे नहीं थे और पुर्तगीज की इस हार की वजह से मुगल एम्परर जहांगीर खुश होते हैं और वो 1613 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फरमान इशू करते हैं और उस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है। उसके बाद में 1615 में सर थॉमस रो किंग जेम्स वन के एम्बेसडर बन के इंडिया में आते हैं और वो 1619 तक मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में रहते हैं। क्योंकि थॉमस रो को टर्किश लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज थी, वो मुगल एम्परर जहांगीर से टर्किश लैंग्वेज में बात किया करते थे और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और उनकी इस दोस्ती की वजह से ही जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करने की और फैक्ट्रीज ओपन करने की परमिशन ग्रांट कर देते हैं और इवेंचुअली ईस्ट इंडिया कंपनी आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लेती हैं। अब आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थी, जिसमें से एक थी मद्रास, एक बॉम्बे और तीसरी थी बंगाल। और ये तीनों एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिलते हैं, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। होता क्या है कि 1632 में गोलकुंडा के जो लोकल किंग होते हैं, वो एक रॉयल फरमान इशू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और उनको आंध्रा रीजन में ट्रेड करने के लिए परमिशन ग्रांट कर देते हैं। और ऐसे ही आगे चल के 1639 में एक नायक होता है वांडीवोस का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पीस ऑफ लैंड सेल कर देता है। उस जमीन को खरीदने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे एक सेंट फोर्ट
एस्टेब्लिश किया इन द ईयर 1639 और इसी जगह पे उन्होंने मद्रास सिटी को एस्टेब्लिश कर लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर मसूलीपट्टनम हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस हेडक्वार्टर को मद्रास में शिफ्ट कर लिया। इस तरीके से 1640 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी मद्रास एस्टेब्लिश हो चुका था। उसके बाद में बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। 1661 में इंग्लैंड के किंग होते हैं चार्ल्स टू। उनकी शादी पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हो जाती है। इस मैरिज अलायंस की वजह से पुर्तगीज किंग चार्ल्स टू को बॉम्बे एज ए पार्ट ऑफ डोरी गिफ्ट करते हैं और आगे चलकर किंग चार्ल्स टू एक रॉयल चार्टर इशू करते हैं इन द ईयर 1668 और इस बॉम्बे को ट्रांसफर कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। अब वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है सूरत में 1613 में और सूरत में ही वो अपना हेडक्वार्टर भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेकिन इन द ईयर 1687 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना लेती है और इस तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश होती है। अब कहानी स्टार्ट होती है कोलकाता की या फिर ऐसा कहें बंगाल की, बंगाल प्रेसिडेंसी की। बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले जो परमिशन मिलती है 1651 में, जो बंगाल के गवर्नर होते हैं शाह शुजा, उनकी तरफ से। शाह शुजा कंपनी को 1651 में बंगाल के अंदर अपनी फैक्ट्रीज ओपन करने की परमिशन दे देते हैं और 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश होती है वो होती है हुगली में। लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड के जो ट्रेडिंग रिलेशन होते हैं वो बंगाल के गवर्नर के साथ में अच्छे नहीं रहते, जिनकी वजह से 1686 में मुगल एम्परर औरंगजेब की डायरेक्शन के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से खदेड़ दिया जाता है और 1686 में हुगली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल जाता है। और अब 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नुमाइंदा जोब चारनोक वो औरंगजेब के कोर्ट में जाता है, उनसे माफी मांगता है और वो ये आश्वासन देता है मुगल एम्परर को कि इन फ्यूचर हम ऐसा कोई भी किसी भी डिस्प्यूट में हम एंगेज नहीं होंगे। तो इस तरीके से औरंगजेब उनको बंगाल में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की ग्रांट कर देते हैं और सुतानाटी विलेज जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी सुतानाटी, गोविंदपुर और कालीकाटा, जिसको काली घाट भी बोलते हैं, को खरीद लेती हैं। वहाँ पे अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देती हैं और उस पूरे की पूरी एरिया को फोर्टिफाई करके उस जगह का नाम वो दे देते हैं फोर्ट विलियम। तो इस तरीके से 1698 में फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश हो जाता है और तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाती है। अब आगे देखते हैं। ये बात रही 1700 तक की कि 1700 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में तीनों प्रेसिडेंसीज आ चुकी थी। अब 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एनवॉय जिसको लीड करते हैं जॉन सरमन, वो जाते हैं फर्रुख सियर के कोर्ट में या फर्रुख सियर के दरबार में। फर्रुख सियर को एक ऐसी डिजीज हो रखी थी जिसका कि उनको कहीं पे कोई क्योर नहीं मिल रहा था। उनको थाइज में स्वेलिंग थी। अब जॉन सरमन के साथ में एक सर्जन जाते हैं जिनका नाम होता है विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन फर्रुख सियर को ट्रीट करते हैं और फर्रुख सियर उनके ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो जाते हैं, जिससे खुश होकर फर्रुख सियर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी की पूरी मुगल एम्पायर की टेरिटरी में फ्रीली ट्रेड करने का राइट दे देते हैं और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अथॉरिटी भी देते हैं और वो अथॉरिटी होती है दस्तक इशू करने की। अब ये दस्तक सिस्टम क्या था, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप मर्चेंट हो और आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो बीच में कुछ ट्रेडिंग पोस्ट होती थी, जिन ट्रेडिंग पोस्ट को पार करते टाइम आपको कुछ ड्यूटी या फिर फीस देनी होती थी और उसी ड्यूटी या फीस को बोलते हैं दस्तक सिस्टम। और ये दस्तक राइट अब मिल चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरीके से ये जो रॉयल फरमान था 1717 का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो 1717 का रॉयल फरमान जो इश्यू किया था फर्रुख सियार ने, उसी को ही मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर वीक पड़ता गया और जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक पड़ता गया तो बहुत सारे लोकल जो किंग्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और इसी तरह से बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो जाता है मुगल एम्पायर से। अब क्योंकि बंगाल मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा तो जो बंगाल के जो नवाब थे वो किसी भी फरमान को नहीं मानते थे जो कि मुगल एम्पायर ने इशू किया हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी 1717 का जो फरमान इशू किया गया था फर्रुख सियार का, उसी का यूज करके बंगाल में ट्रेड कर रही थी। अब 1756 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस रॉयल फरमान का मिसयूज कर रही है, जिससे कि बंगाल को काफी रेवेन्यू लॉस हो रहा था। स्टार्टिंग में तो सिराजुद्दौला उनको मना करते हैं कि आप
ये अब टेरिटरी बंगाल के नवाब की आती है और आपको अब यहाँ पे मेरे ही हुक्म के अकॉर्डिंग काम करना होगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उनको नकार देती है और इसी वजह से 1756 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अलीनगर। उस बैटल ऑफ अलीनगर में सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं बंगाल से और इस तरीके से 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बुरी हार होती है। इसी टाइम में रॉबर्ट क्लाइव होते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में। फिर रॉबर्ट क्लाइव अपनी मिलिट्री लेके मद्रास से आते हैं बंगाल में। यहाँ पे आके वो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति होता है उससे एक सीक्रेट अलायंस बना लेता है और मीर जाफर को ये प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप हमारी मदद करते हो तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब हम आपको बना देंगे। मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है और फिर 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है। लेकिन इस बैटल में मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते और मीर जाफर का जो बेटा होता है मीर मरान वो सिराजुद्दौला को मार देता है और बहुत ही आसानी से बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इस बैटल ऑफ पलासी की जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना टेरिटोरियल फाउंडेशन को एस्टेब्लिश कर लेता है। बंगाल का नया नवाब बन जाता है मीर जाफर। स्टार्टिंग में तो मीर जाफर खुश होता है और वो खुशी खुशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दे देता है। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 24 परगना भी दे देता है जिसका कि पूरा का पूरा रिवेन्यू कलेक्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मीर जाफर के साथ में जो टर्म्स रॉबर्ट क्लाइव ने की थी उन टर्म्स में एक टर्म ये भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक रेजिडेंट जो मीर जाफर का जो कोर्ट होगा उसके अंदर अपना एक रेजिडेंट एस्टेब्लिश करेगी और वो जो रेजिडेंट ऑफिसर होता था वो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलायंस को बनाए रखेगा। धीरे धीरे बंगाल के नवाब मीर जाफर को लगने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा उसके रूलिंग में इंटरफेयर कर रही है और मीर जाफर इस वजह से डच कंपनी से अपना अलायंस बनाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी को भी 1759 में चिनसूरा की बैटल में या फिर जिसको बैटल ऑफ बेडारा बोलते हैं उसमें हरा देती है और मीर जाफर के जो रिलेशन होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वो खराब हो जाते हैं। इसी दौरान मीर जाफर का जो बेटा होता है मीर मरान जो कि मीर जाफर का उत्तराधिकारी था उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होते ही मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1760 में एक ट्रीटी साइन करता है जिस ट्रीटी के बेस के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से रिजाइन लेके मीर कासिम को नया नवाब बना देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पपेट किंग होगा या पपेट नवाब होगा। लेकिन मीर कासिम बहुत ही काबिल नवाब थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज करके बिहार में एक जगह है मुंगेर वहां पे शिफ्ट कर ली। अब इसके बाद उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से बंगाल का काफी रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे दस्तक सिस्टम का यूज करती थी और इस दस्तक सिस्टम की वजह से जो लोकल मर्चेंट्स होते थे उनको बहुत भारी फीस देनी पड़ती थी। तो मीर कासिम ने सभी मर्चेंट्स के लिए ट्रेड फ्री कर दिया जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेवेन्यू लॉस होने लग गया। इसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में बैटल होती है जिसमें मीर कासिम हार जाता है और मीर कासिम वहां से भाग जाता है अवध और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का नवाब फिर से बना देते हैं मीर जाफर को। अब अवध जाके मीर कासिम अवध के जो नवाब होते हैं सुजाउद्दौला उनसे अलायंस करते हैं। साथ ही में वो शाह आलम टू जो कि उस टाइम पे मुगल एम्परर होते हैं उनसे भी एक मिलिट्री अलायंस करते हैं और इन तीनों की यूनाइटेड मिलिट्री मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर निकालने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेती है। अब 1764 में बिहार में एक जगह है बक्सर वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इन तीनों की यूनाइटेड आर्मी के बीच में बैटल होती है जिसको कि उसी बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थे मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम टू की आर्मी। लेकिन इस बैटल में हेक्टर मुनरो की आर्मी इन तीनों की यूनाइटेड आर्मी को हरा देती है और इस हार के बाद मीर कासिम वहां से भाग जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी सुजाउद्दौला और शाह आलम टू के साथ में एक ट्रीटी करती है जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस इलाहाबाद की ट्रीटी से क्या होता है शुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है और दूसरी साइड शाह आलम टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे देती है जिससे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। तो इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम पावर बन के सामने आती है क्योंकि अब उन्होंने लोकल रूलर्स को ही नहीं बल्कि भारत के मुगल बादशाह शाह आलम टू को भी हराया था जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी का राइज होता है और इस तरीके से 1765 तक इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बन जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लग जाती है।
और फिर उसके बाद में 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पास किया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी एम्प्लॉय थे वो तो रिच होते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डेट बर्डन था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। अब हम जो आगे जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के ऑनवर्ड्स, और ऐसे करते हुए हम इन सभी एक्ट्स को, हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ मर्ज करके हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।